जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम करेंगे इनसाइट थ्योरी के क्वेश्चंस और पावलोव की थ्योरी से क्वेश्चंस। दो थ्योरी करेंगे, दोनों को हम कवर करेंगे। एक है इनसाइट थ्योरी बाय कोहलर और पावलोव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो दोनों के एमसी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्फगैंग कोहलर। सेकंड है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम प्रक्रिया को किस रूप में देखते हैं? तो गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे वे लर्निंग के प्रोसेस को किस प्रक्रिया के रूप में देखते हैं? सभी भागों को एक साथ जोड़कर जो है वो देखते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमने पावलोव की थ्योरी और इनसाइट थ्योरी दोनों जो है चैनल पर डाल दी हैं। आप वहाँ से थ्योरी क्लास देख सकते हैं और बहुत ही बिल्कुल जो पेड कोर्स वाली क्लासेस हैं वो डाली हुई है। आप कंसेप्ट को देखना, कोई भी बुक देखना, किसी भी क्लास को देख लेना। जो है थ्योरी आपके लिए वो पेड कोर्स की है एकदम। आपके एग्ज़ाम पॉइंट पॉइंट क्या है इसमें, सारे जो कवर किए गए हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक क्या था? गेस्टाल्ट जो वर्ड था वो एक जर्मनी का वर्ड था। जर्मन जो है ये साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे कोहलर, और जो इन्होंने थ्योरी दी थी क्या था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को, लर्निंग प्रोसेस को किस रूप में देखते हैं? तो वो सभी भागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। भागों के संयोजन नहीं, एक संगठित पूर्ण संपूर्णता, ऑर्गेनाइज्ड होल। तो उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी? ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में वो देखते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब भी यही है कि एट द होल कंसेप्ट पे जो है इन्होंने काम किया था। ये गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन वर्ड है, और जो इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत था इनका, इसमें कौन कौन थे? एक तो कोहलर थे, दूसरे कोफका थे, थर्ड कुर्ट लेविन थे। सभी के से स्टार्ट हो रहे हैं। कुर्ट लेविन थे, तो इनको जो है, और एक वर्दीमर थे। ठीक है, तो ये जो है चार पांच मिलकर इन्होंने क्या किया था? गेस्टाल्ट का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग में किन प्राणियों का उपयोग किया था? तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था अपना? चिंपैंजी पर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनसाइट का क्या अर्थ है? इनसाइट का क्या अर्थ है? तो इनसाइट का मतलब है कि एकदम से सीखना, जो एकदम से सूझबूझ आती है। इन साइट मतलब नज़र में आना। नज़र में जो आती है वो एकदम आती है ना हमारी चीज़ें। कैसे? जैसे कोई अजीब से कपड़े पहन के आता है, भाई पता तो हमको है, सब सब कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे से कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर एकदम से कोई अजीब से कपड़े पहन के आ जाए तो वो क्या होगा? इनसाइट, हमारे इनसाइट में होगा। तो क्या होगा उसमें? इनसाइट क्या होती है? जो अचानक से सूझबूझ आती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है आंसर बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अचानक अनुभवों का पुनर्गठन, सडन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस इनसाइट का मतलब होता है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट शब्द का निकटतम अंग्रेजी अनुवाद क्या है? गेस्टाल्ट का निकटतम अंग्रेजी अनुवाद, रीइंफोर्समेंट नहीं है, ये कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, इमिटेशन भी नहीं है, इसमें था कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक रचना है, एन ऑर्गेनाइज्ड होल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गेस्टाल्ट का जो मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखते, बच्चे किससे सीखते हैं? इनसाइट से सीखते हैं। व्यवहार को टुकड़ों में बांटना नहीं है, दृश्य तत्वों को एक संपूर्ण रूप में देखना। हम अचानक से कोई चीज़ देखते हैं तो क्या है? हम उसको एक एट द होल के कंसेप्ट में देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार कौन सा नियम यह बताता है कि हम अपनी दुनिया को आकृति और पृष्ठभूमि के रूप में विभाजित करते हैं? देखिए, आकृति क्या था? फिगर था, और पृष्ठभूमि क्या था? बैकग्राउंड था। ठीक है, ये तो FB हो गया है ना, फेसबुक। तो जो आकृति और पृष्ठभूमि के रूप में विभाजित करते हैं, मतलब फेसबुक, F और B फिगर और बैकग्राउंड, तो वो कौन सा नियम था? वो था जिसमें आकृति और पृष्ठभूमि का जिक्र किया गया है। तो आकृति और आधार संबंध का नियम जो है
ये किसको डिनोट करता है? आकृति और पृष्ठभूमि के रूप में डिवाइड करता है। इसमें क्या है कि हमारी जो फिगर होती है वो मेन होती है और जो बैकग्राउंड होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गेस्टाल्ट के नियम से संबंधित कौन सा नहीं है? आकृति आधार है, समीपता है और सुदृढ़ीकरण नहीं है। ये नहीं है। समानता का नियम भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समीपता का नियम किससे संबंधित है? समीपता का नियम किससे संबंधित है? इनसाइड थ्योरी से है। इसमें क्या बताया था समीपता के नियम में कि जो वस्तुएं पास पास होती हैं वे एक समूह की तरह दिखती हैं। जैसे किसी कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो बेंचेस पर बैठे हुए हैं, तो हम उसको किस रूप में देखता है? हमारा दिमाग उसको एक क्लास के रूप में देखता है। ठीक है। तो क्या होता है समीपता का नियम कि जो वस्तुएं पास पास होती हैं उनको एक समूह की तरह देखता है। समूह मतलब जैसे यहाँ पे क्लास हो गया ना, तो ये एक समूह हो गया। नेक्स्ट है, आकृति आकार संबंध, वही फेसबुक FB संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? एक पंक्ति में रखे हुए समान आकार के गोले, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र जिसमें दो छवियां देखी जा सकती हैं। तो F और B क्या था कि इसमें जो फिगर है वो मेन है और बैकग्राउंड क्या है? वो सेकेंडरी है। अब देखिए इसमें ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, उसमें क्या है? बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखेंगे उसमें बैकग्राउंड वो छोड़कर आपका ध्यान किस पर होगा? फिगर पर, मतलब उस आकृति पर होगा, जिसका फोटो है उस पर रहेगा आपका ध्यान। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानसिक प्रक्रिया को टुकड़ों में बांटना नहीं था। वो नहीं कहते थे कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांटो। जैसे हमें कोई लेसन याद करना है, हम बोलते हैं ना कई बार कि इसको टुकड़ों में बांटो, पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका मेन पॉइंट और लास्ट में उसकी समरी। ठीक है। तो लेकिन गेस्टाल्ट का क्या था कि उसको एट द होल के कंसेप्ट में देखो, तो दृश्य तत्वों को एक संपूर्ण रूप में देखना। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार कौन सा नियम बताता है कि एक जैसी आकृतियों को हम एक समूह की तरह देखते हैं? तो अभी पढ़ा था ना हमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का जो नियम है वो एक जैसी आकृतियों को हम एक समूह की तरह देखते हैं। नेक्स्ट है, आकृति आधार संबंध का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये पृष्ठभूमि से अलग आकृति की पहचान है। पृष्ठभूमि से जो हमारा बैकग्राउंड होता है उससे अलग जो है हम सिर्फ फिगर पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है? समीपता है, समानता है, सुदृढ़ीकरण नहीं है, तथा कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट है, समीपता का नियम किस पर आधारित है? तो समीपता का नियम क्या है कि जो वस्तुएं पास पास होती है हम उसको एक समूह की तरह देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार जब हमारा मस्तिष्क किसी अधूरी आकृति को पूरा करने की प्रवृत्ति करता है तो यह किस नियम के अंतर्गत आता है? समझाया था ना, जैसे रीजनिंग में होता है ऐसे 4 फिगर दे दिया, ये यहाँ है, इसमें 2 फिल कर दिए, इसमें 3 फिल कर दिए, इसमें 4 फिल कर दिए, और इसका फिर जो है आंसर पूछेगा, तो जिसमें 5 फिलअप होंगे वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करता है हमारा दिमाग क्या करता है? इन चीज़ों को कंप्लीट करने की प्रवृत्ति रखता है। ये क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ क्लोजर। ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं की धारणा को सबसे स्थिर और संतुलित करता है? जो चीज संतुलित करती है वो क्या है? वो है चीजों को संतुलित करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? लॉ ऑफ गुड फिगर, जो जिसमें चीज़ों को संतुलित करने की क्या होती है? स्थिर और संतुलित करना। जैसे कुछ भी चीज़ें हैं, हम बताया था ना एग्जाम्पल कि रसोई घर में जैसे गिलास और कटोरी होते हैं, गिलास और कटोरी हैं,
तो हम क्या करते हैं, जो गिलास गिलास होते हैं उनको पास पास रख देते हैं, जो कटोरी कटोरी होती है उनको पास पास रख देते हैं। तो ये क्या होता है कि इनको शिथिल और संतुलित कर देते हैं। तो लॉ ऑफ गुड फिगर का हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग के आधार पर समूहित करता है, तो इसमें क्या था, सिमिलैरिटी थी, क्योंकि जर्सी का रंग कैसा है, सिमिलर है। अगर एक जैसी, अगर सभी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडियन टीम का समर्थक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों को धोखा देने वाले दृश्य ऑप्टिकल इल्यूजन के पीछे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के कौन से नियम मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो इसमें है जो संलग्नता और आकृति आधार संबंध, दो नियम थे। इसमें क्या था, जो क्लोजर था, क्लोजर क्या होता है, ये चीज़ों को एक, अगर मान लीजिए कुछ कोई चीज़ अधूरी है तो उसका पूरा करके देखता है हमारा माइंड। तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। दूसरा है आधार और आकृति संबंध, एफ बी जो बताया था, ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है। कैसे, क्योंकि ये जो है चीज़ों के बैकग्राउंड को छोड़कर आकृति पर ध्यान करता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत यह कहता है कि एक जैसी दिशा में बढ़ती हुई वस्तुएं एक समूह के रूप में देखी जाती हैं। तो लॉ ऑफ जो प्रोक्सिमिटी है, ये तो समीपता का नियम है हमारे आसपास का। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, चीज़ें क्या हैं, एक दिशा में जा रही हैं, तो क्या है, ये लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। और समानता का जो नियम है वो क्या है कि जो चीज़ें रूप रंग में एक जैसी हैं वो क्या है, एक जैसी दिखाई देती है। जैसे इंडियन जर्सी। श्रेष्ठ आकृति का नियम, लॉ ऑफ गुड फिगर जो बताया था, जैसे एक शेप की ग्लास ग्लास और कटोरी कटोरी के वाला नियम था। तो ये क्या है, लॉ ऑफ गुड फिगर। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावलोव। अब जो है पावलोव की थ्योरी से करेंगे क्वेश्चन। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग पर। क्लासिकल कंडीशनिंग में अनुबंधित उत्तेजना, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल जो चीज़ नेचुरल होती है, जिसका जैसे आपको गाने सुनने से जो है प्यार हो, अनकंडीशनल है, उसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जब आपका गाने सुनने का मन कर रहा है, उस पर कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही, तो उस पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। आप फटाक से क्लिक करेंगे, फटाक से गाने चला लेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, इनके बीच क्या संबंध होता है, दोनों स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। ये स्वाभाविक ही होते हैं। जो चीज़ अनकंडीशनल है वो नेचुरल है, और जो चीज़ नेचुरल है वो क्या है, स्वाभाविक है। नेचुरल को हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविक। जो हमारा नेचुरल नेचर है, जैसे हमें भूख लगी है, हमने खाना देखा, फूड देख लिया हमने, और हमें भूख लगी हुई थी, तो हमारी भूख और बढ़ जाएगी, हमारा और खाने का मन करेगा, फिर उसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होती, हम खाना खाएंगे। ठीक है। तो ये एक नेचुरल सी जो चीज़ हो जाएगी, वो क्या होंगे, दोनों स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में सामान्यतया जनरलाइजेशन किस स्थिति को संदर्भित करता है। जनरलाइजेशन क्या चीज़ होती है कि कोई भी काम कुछ भी होता रहे, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति केवल एक विशिष्ट उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है, नहीं। जब व्यक्ति बिना किसी उत्तेजना के प्रतिक्रिया करता है, जब व्यक्ति समान प्रकार की उत्तेजनाओं पर भी समान प्रतिक्रिया करता है, या जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। तो ऑप्शन डी जो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब कुत्ते को खाना मिला था, घंटी बज रही थी, खाना मिला था, तो उसने नोटिस किया कि घंटी बज रही है और खाना मिल रहा है, तो उसने घंटी की आवाज़ पर क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। लेकिन फिर घंटी घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तो उसको क्या हुआ कि फिर चाहे कितनी भी घंटियाँ बजती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें जब व्यक्ति समान प्रकार की उत्तेजनाओं पर भी समान प्रतिक्रिया देता है। यदि एक व्यक्ति किसी विशेष गीत को सुनकर अपने बचपन की यादों को महसूस करता है, तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है। एक नेचुरल सी चीज़ है, कोई गीत है, हमारे स्कूल टाइम में है ना, एक गाना होता था, ये जो एक मूवी थी ना शाहरुख खान की, उसमें था एक गाना, घर आजा परदेसी तेरा प्यार बुलाए रे। तो उस गाने की तर्ज पर हमारे स्कूल में ना एक लड़की गाना गाती थी, घर आजा मेरे भाई तेरी बहन बुलाए रे। तो इसमें जो है ना पूरा स्कूल रोने लगता था, अपने आप आंसू आते थे उससे। तो वो क्या है,
जब ऐसी चीज़ें क्या होती है, अनकंडीशनल होती हैं, तो इसमें क्या है, कंडीशन के साथ जो जुड़ा होता है वो कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ किस प्रकार की उत्तेजना थी जब इसका प्रयोग अकेले किया गया था? जब उसको अकेले किया गया था तो ये क्या था, एक कंडीशन थी। ठीक है। उसमें क्या था, पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ किस प्रकार की उत्तेजना थी? वो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल कैसे थी? क्योंकि वो घंटी बजाई जा रही थी, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये क्या था, एक न्यूट्रल जो है स्टिमुलस था। ठीक है। इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होएगा, न्यूट्रल स्टिमुलस आएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा के दौरान घबराहट महसूस हो रही है और बाद में भी वह किसी भी कक्षा में प्रवेश करते समय घबराने लगता है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसमें क्या होगा, ये जनरलाइजेशन हो जाएगा। अब वो कहीं भी जाने से क्या कर रहा है, घबरा रहा है, तो ये एक जनरलाइजेशन हो जाता है। उसमें अभी जब पीछे पढ़ा था ना कि समान प्रतिक्रियाओं पर समान जो है घंटी बज रही है, कुत्ता जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता भी घंटी बज रही है नहीं बज रही, वो क्या होता है, सामान्यीकरण होता है, जनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, यदि पावलोव का कुत्ता घंटी बजने पर हिलार टपकाता है लेकिन सीटी बजाने पर नहीं, तो यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है? अब कुत्ता जो है सिर्फ घंटी बजने पर लार टपका रहा है और जो सीटी है बजा रहे हैं हम उससे लार नहीं टपका रहा, तो ये क्या है, भेदभाव हो गया ना। हो गया भैया, अब ये भेदभाव, सामान्यीकरण तो नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। विलोपन होता है उल्टा, ये कोई उल्टा उलट पुलट नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई कंडीशनिंग रिकवरी हुई है। नेक्स्ट है, यदि घंटी बजाने के बाद बार बार भोजन न दिया जाए, जनरलाइजेशन हो गया, और कुत्ते की लार टपकना बंद हो जाए, तो यह कौन सी प्रतिक्रिया होती है? पहले क्या था, ये बाद की बात है कि जनरलाइजेशन हो जाता है। पहले क्या था, घंटी बजाई गई और खाना जो है कुत्ते के सामने रख दिया गया, तो कुत्ता जो है लार टपका रहा था। फिर घंटी बजाई गई लेकिन खाना नहीं आया। ठीक है। घंटी बजाई गई, खाना नहीं आया, तो ये उल्टा हो गया ना। ठीक है। फिर जब खाना नहीं आया तो कुत्ते ने भी लार टपकानी बंद कर दी, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो क्या है, ये विलोपन हो गया। विलुप्त होना, विलोपन होना का मतलब ये भी होता है कि ख़त्म हो जाता, मतलब वो चीज़ जो उसकी पहले से थी कि घंटी बज रही है, उसको पता है खाना आएगा, तो वो लार टपकाना शुरू कर देता था, तो ये जो है इसका उल्टा हो गया, ये चीज़ ख़त्म भी होगी और उल्टा भी हो गया। विलोपन वैसे उल्टा होता है। नेक्स्ट है, यदि एक बार प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद, एक बार प्रतिक्रिया समाप्त होने पर के बाद घंटी पुनः बजने पर कुत्ता अचानक से लार टपकाने लगे, एक बार प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद पुनः घंटी बजाने पर कुत्ता अचानक से लार टपकाने लगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाएगा। रिकवरी मतलब उस चीज़ को वो फिर से जो है प्राप्त कर रहा है, तो उसको पता है ना कि भोजन आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार किसी नई उत्तेजना को पूर्ववर्ती उत्तेजना से जोड़कर सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी नई उत्तेजना को पहले की उत्तेजना से जोड़ा जाए, पहले की क्या थी, प्राइमरी थी, और जब सेकंड टाइम आएगी तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है। तो पहले की उत्तेजना को जोड़कर सीखने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीय कंडीशनिंग, मतलब सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग, क्योंकि वो सेकंड टाइम है। नेक्स्ट है, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार एक कंडीशनड रिस्पॉन्स सीआर की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावी रूप से उत्पन्न होता है? ये जब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, जब सीएस जिसमें कंडीशन लगी हुई है और एक यूसीएस जिसमें कंडीशन नहीं लगी है, जब यूसीएस को सीएस के बाद प्रस्तुत किया जाए, एक नेचुरल चीज़ को जब सेकेंडरी चीज़ के साथ प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। या फिर जब सीएस को, या फिर क्या है कि एक कंडीशन वाली चीज़ को नेचुरल चीज़ से पहले प्रस्तुत किया जाए, या फिर जब नेचुरल और कंडीशन वाली के बीच अंतराल हो। तो इसमें क्या होगा, जब सीएस को यूसीएस से पहले प्रस्तुत किया जाए, सीएस को कंडीशन वाली चीज़ को अनकंडीशन वाली चीज़ से पहले प्रस्तुत किया जाए और दोनों के बीच न्यूनतम समय हो। ठीक है।
क्लासिकल कंडीशनिंग में फॉरवर्ड कंडीशनिंग सबसे प्रभावी होती है, जहां कंडीशनड स्टिमुलस, जैसे पहले घंटी बज गई थी और उसके तुरंत बाद जो है क्या है, लार टपकाना शुरू कर दिया था, भोजन दिया गया था, तो ये क्या है, उन दोनों के बीच न्यूनतम समय था। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? जब एक नया मौजूदा कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है और एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये सेकेंड टाइम होने वाली किसी भी चीज़ से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एक नया स्टिमुलस मौजूदा कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। जैसे बजी घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, और जब उसने फर्स्ट टाइम ये महसूस किया कि घंटी बज रही है और खाना आया है, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट टाइम उसने महसूस किया, तो उसकी जो है वो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग होगी। ठीक है। पावलोव के सिद्धांत के अनुसार के आधार पर लेटेंट जो छुपी हुई है, लेटेंट इनहिबिशन का क्या मतलब है? मतलब उसमें जो वो कंडीशन पहले से थी लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं कर रहा था। जैसे अगर बच्चा जो है कहीं भी जा रहा है, बच्चा कहीं अपने मम्मी पापा के साथ आ जा रहा है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन कभी किसी दिन उसको जो है अकेला आना जाना पड़ गया उसी रास्ते से, तो ये क्या थी उसकी, और उसने अपनी सूझबूझ का जो है अपने उस इनहिबिशन का उसने प्रयोग किया, सूझबूझ नहीं, इनहिबिशन का उसने प्रयोग किया, तो क्या हो गया ये लेटेंट इनहिबिशन। जब किसी पहले से जानी पहचानी उत्तेजना को नया अर्थ देने में कठिनाई होती है, ये क्या होता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट नहीं, वो तो साइंस में होता है, लेटेंट इनहिबिशन होता है। ठीक है। यदि कोई उत्तेजना पहले ही बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के कई बार प्रस्तुत की जाती है, तो उसे नया अर्थ देने या उसे कंडीशन स्टिमुलस में बदलने में कठिनाई होती है। जैसे हम मैथ्स को लेकर जो है पहले ही बच्चों पर दबाव डालते हैं, तो इसे आप जोड़ सकते हैं। पावलोव कंडीशनिंग की कौन सी स्थिति अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर भय उत्पन्न करती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन, और रिकवरी और जनरलाइजेशन नहीं है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी या फिर डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी। क्या है कि कौन सी स्थिति अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर भय उत्पन्न करने का कारण बनती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी तो जैसे वो रिकवरी हो जाती है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी भी नहीं। क्या होगा, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होगा, जैसे किसी एक कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काटा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे के मन में जो है सभी कुत्तों से डर उत्पन्न हो जाएगा, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो। ठीक है, तो बच्चे के मन में क्या हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा, तो ये एक स्टिमुलस जो है जनरलाइजेशन उत्पन्न हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है गार्सिया इफेक्ट, किस सिद्धांत से संबंधित है और यह क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे भिन्न है? गार्सिया इफेक्ट क्या है? गार्सिया इफेक्ट होता है जानवरों में। किस में होता है भैया? जानवरों में होता है गार्सिया इफेक्ट। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी को लस्सी से या चावल से एलर्जी है, बहुत बार हो जाती है, चावल से भी, लस्सी से या चावल से एलर्जी है। जैसे जो नाक से रिलेटेड कई होती है ना बीमारियाँ, नोज से रिलेटेड, तो उसमें जो है लस्सी या चावल जो बंद बता देते हैं, तो ये क्या होता है, गार्सिया इफेक्ट होता है। क्योंकि फिर हम उस चीज़ से उत्पन्न होने वाली कठिनाई को से बचने के लिए क्या करते हैं, उससे परहेज करते हैं, फिर हम चावल या लस्सी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये है गार्सिया इफेक्ट। नेक्स्ट है पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या है? ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या होगा कि हमने पहले कोई चीज़ सीखी और उसके बाद जब कुछ नई चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, वो हम उस चीज़ को सीखने में असफल हो जाते हैं, वो क्या होता है, ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है। जब पहले से जुड़ा कोई स्टिमुलस किसी नए स्टिमुलस की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने से रोकता है, ये क्या होता है, ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के तहत सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग और सेंसरी परी कंडीशनिंग में क्या अंतर है? तो सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशनिंग है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग में एक नया सीएस एक पुरानी सीएस से जुड़ा होता है, जबकि सेंसरी प्री कंडीशनिंग में दो तटस्थ योजनाएं पहले से जुड़ी हुई होती हैं। ये ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर है भैया, इसमें अंतर है। सेंसरी प्री कंडीशनिंग हमेशा अधिक प्रभावी होती है और सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग केवल जानवरों में काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग में एक नया सी एस एक पुरानी सी एस से जुड़ा होता है, जबकि प्री कंडीशनिंग में देखिए इसमें इसकी जो है ये समझाया गया है यहाँ पे क्या कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है, एक नया सी एस जैसे रोशनी है पहले से सीखे गए सी एस जैसे घंटी से जुड़ा होता है। सेंसरी प्री कंडीशनिंग क्या होती है, दो तटस्थ उत्तेजनाएं जैसे रोशनी और घंटी पहले ही आपस में जुड़ी होती हैं और बाद में जब एक को यू सी एस के साथ जोड़ा जाता है तो दूसरा भी सी आर मतलब रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ठीक है, जब एक चीज़ को किसी अनकंडीशनल चीज़ के साथ जोड़ा जाएगा, स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाएगा, तो वो भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेन हमारा जो है ये बार बार, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और नेक्स्ट में देखते हैं कोई एक नई थ्योरी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए